हेलो साइंटिस्ट। तो आगे एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करेंगे। तो 14.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले साइंटिस्ट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट केस यूज होने वाले हैं वो नोट कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, देखते हैं इसका फर्स्ट केस कौन सा है। केस फर्स्ट। साइंटिस्ट फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होती है ऑलवेज। ठीक है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब साइंटिस्ट पॉजिटिव ही होती है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है कभी भी वो नेगेटिव नहीं आती। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है साइंटिस्ट, वो अपनी क्या होती है, नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, यही होती है ना, किसी सैंपल स्पेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है अपॉन में सैंपल स्पेस के अंदर टोटल सैंपल पॉइंट क्या है। इसी से तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है साइंटिस्ट, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। या तो जीरो के इक्वल होगी या फिर जीरो से ग्रेटर होगी, लेकिन जीरो से कभी लेस नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव में नहीं आएगी। उसके बाद में साइंटिस्ट सेकंड अपना रिजल्ट है, सेकंड केस अपना। सेकंड केस के अकॉर्डिंग इसने बोला है साइंटिस्ट अपने को, सेकंड केस के अकॉर्डिंग क्या है साइंटिस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है साइंटिस्ट, वो ऑलवेज जीरो होती है। ठीक है, ऑलवेज जीरो। साइंटिस्ट कोई इम्पॉसिबल इवेंट है जो कभी हो ही नहीं सकती, उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो जीरो आएगी हमेशा। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि मान लेते हैं कि जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें मैंने आपको बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। ठीक है, आप इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकालिए। आपको पता है डाइस के केस में जो नंबरिंग होती है वो 1 to 6 होती है, 1 से लेके 6 तक होती है। तो 7 तो इसके अंदर किसी भी केस के अंदर नहीं आ सकता, 7 तो इसके अंदर आना इम्पॉसिबल है ना। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि 7 इसके अंदर इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट अपनी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ, इसको बोलेंगे 5 का मतलब खाली इवेंट्स है जो इम्पॉसिबल होती है। तो साइंटिस्ट नंबर ऑफ 5 अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू जीरो होती है, क्योंकि इसके अंदर साइंटिस्ट 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू इसके अंदर जीरो है, यानी कि 5 बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है ऑलवेज जीरो ही मिलेगी। इम्पॉसिबल इवेंट है 7 आना डाइस के केस में। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे अपना थर्ड केस इसका है। थर्ड केस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1। कोई भी एक श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। अब इसको देखिए साइंटिस्ट, समझिए क्या है, अगर कोई श्योर इवेंट है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि निश्चित है, ये होना निश्चित है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। कैसे है, इसको सबसे पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला वो नोट करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं अपॉन में सैंपल स्पेस के अंदर टोटल सैंपल पॉइंट कितने हैं, इज इक्वल टू 1। इसको आप साइंटिस्ट ऐसे समझ सकते हो, मान लेते हैं कि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं जिसके अंदर 1 to 6 नंबरिंग होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया कि इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर 1 से लेके 6 तक आ जाए कोई भी। ठीक है, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो साइंटिस्ट जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो 1 से लेस तो आ नहीं सकता, ना ही 6 से ग्रेटर नंबर आ सकता। कोई भी नंबर आएगा वो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6। ठीक है, 1 से लेके 6 तक ही तो आएगा, इससे आउटसाइड तो कोई नंबर आएगा नहीं। तो ये तो श्योर है, अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो 1 से लेके 6 तक नंबरिंग ही आएगी। यानी कि इसके अंदर जो सैंपल पॉइंट बनेंगे अपने, वो टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस के अंदर वाले नंबर ही आएंगे, इससे आउटसाइड नंबर नहीं आ सकते। तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी श्योर है अपनी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट केस करते हैं इसका। फोर्थ केस है साइंटिस्ट, फोर्थ केस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये बोलता है कि अपनी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, टोटल सैंपल स्पेस के अंदर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज या तो आपको 0 के इक्वल मिलेगी या फिर 0 से ग्रेटर मिलेगी, और या फिर 1 के इक्वल मिलेगी या फिर 1 से लेस मिलेगी। इसके कहने का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के बीच में होती है, ना तो 0 से छोटी यानी कि ना तो नेगेटिव होती है ना ही 1 से ग्रेटर होती है। ऑलवेज 0 से लेके 1 तक इसकी जो प्रोबेबिलिटी मिलती है। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका फिफ्थ केस करेंगे। फिफ्थ केस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या है कि मान लेते हैं अपने पास कोई भी एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। सैंपल स्पेस के अंदर से कोई भी दो इवेंट चूज करते हैं। मान लेते हैं कि इवेंट ए और बी है अपनी किसी सैंपल स्पेस के अंदर, ए इवेंट और बी इवेंट लेते हैं, तो इनकी साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ए और बी का मतलब होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी। और का मतलब होता है यूनियन, यानी कि यूनियन का मतलब प्लस, और का मतलब होता है प्लस, यानी कि अपना ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर एडिशन लॉ लगता है अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाल लेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकाल लेंगे, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे। ये साइंटिस्ट ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप ऐसे सोचते होंगे कि जो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी का मतलब इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये अपना जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों इवेंट्स के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताऊं, वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम डाइस वाला, जिसके अंदर नंबरिंग 1 to 6 होती है। इसमें साइंटिस्ट एक तो मान लेते हैं कि अपनी जो कोई भी इवेंट ए है और बी है, ए इवेंट तो हम साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपना इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर आना चाहिए, तो आपको पता है इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 होता है, 2 4 6 होता है, ठीक बात है। तो अब इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 2 3, यानी कि 3.6 करेंगे इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। और बी इवेंट मैं मान लेता हूँ कि अपना जो डाइस को थ्रो करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 से ग्रेटर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं 4 से ग्रेटर आना चाहिए। तो साइंटिस्ट 4 से ग्रेटर नंबर तो दो ही है अपने पास, 5 और 6, 5 और 6 दो ही नंबर है। अब साइंटिस्ट अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ ए और बी दोनों की इकट्ठी की, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साइंटिस्ट 1 + 1 करेंगे 2, यानी कि 2.6 करेंगे यानी कि 1.3। अब साइंटिस्ट ये तो इसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट ए और इवेंट बी की। अब इवेंट ए और बी की दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ ए और बी की, तो आप ऐसे मत कर देना कि 1/2 + 1.3, ऐसा नहीं करना है। 1/2 + 1.3 ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर देखिए इवेंट ए के अंदर भी 6 है, इवेंट बी के अंदर भी 6 है, ठीक है। यानी कि जो इवन नंबर है उसके अंदर भी 6 आ चुका है, और जो अपना 4 से ग्रेटर नंबर लिया था उसके अंदर भी 6 आ चुका है। तो एक सैंपल पॉइंट साइंटिस्ट दो इवेंट के अंदर अपने को नहीं लेने हैं, ठीक है, तभी अपना फॉर्मूला यूज होगा। तो इसके अंदर साइंटिस्ट जब हम बी इवेंट करते हैं कि नंबर अपना 4 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 4 से ग्रेटर अपने को ओनली वन, देखिए एक ही नंबर लेना है 5 5। अगर दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए तो ओनली अपने को सिंगल नंबर लेना है 1, 6 को नहीं लेना है, क्योंकि 6 ऑलरेडी पहले इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि दोनों की अपने को अब इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो साइंटिस्ट ओनली 5 5 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 1.6 हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार। तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब और का मतलब होता है प्लस, यानी कि दोनों ए और बी इवेंट्स की प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, दोनों के चांस इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। इवेंट ए और इवेंट बी के ओक्यूरेंस चांस है, यानी कि इनके आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। या तो ए इवेंट आ जाएगी तो भी ठीक है, या फिर बी इवेंट आ जाएगी तो भी ठीक है, इसका मतलब दोनों के चांस प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में साइंटिस्ट इसका आगे नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट साइंटिस्ट सिक्स्थ केस करते हैं। सिक्स्थ केस बिल्कुल लीजिए साइंटिस्ट। सिक्स्थ केस के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, साइंटिस्ट सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट ए कोई भी हो सकती है, ठीक है, आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हो। ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, ए तो साइंटिस्ट कोई भी इवेंट हो सकती है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी
प्लस उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ए के ऊपर बार लगा दे तो इसका मतलब है कि इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है साइंटिस्ट वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर देख सकते हो कि इसके अंदर आप ये बताइए डाइस के अंदर 1 आने की क्या चांस है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट इसके अंदर है 1/6। ठीक है, प्लस 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 ना है, इसका मतलब या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकता है। तो कितने नंबर हो गए अपने जो 1 को नहीं लेके आते, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5/6, तो 1/6 प्लस 5/6 करेंगे इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये एग्जांपल देके बता दिया। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना आगे 7th केस करेंगे, लास्ट केस है, वो भी बिल्कुल इजी है। साइंटिस्ट 7th केस के अकॉर्डिंग देखिए क्या दे रखा है, अगर अपने पास सैंपल स्पेस के अंदर कोई भी दो इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी, वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो उस केस में साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी का सम भी इक्वल टू 1 होगा। अब ये क्या होता है साइंटिस्ट बताता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो होता है कि इन दोनों इवेंट के बीच में कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव केस क्या होता है, एग्जॉस्टिव केस का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी, इन दोनों के जितने भी सैंपल पॉइंट है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट ए के कितने नंबर है किसी सैंपल स्पेस के अंदर, प्लस नंबर ऑफ इवेंट बी के कितने नंबर है सैंपल स्पेस के अंदर, वो साइंटिस्ट अपने टोटल आने चाहिए नंबर ऑफ टोटल सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का आपको पता है, सैंपल स्पेस अपना होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन एनी इवेंट या फिर इन एनी एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं। ठीक है ना, अब इसके अंदर हम दो इवेंट चूज करते हैं, इवेंट ए चूज करते हैं और इवेंट बी चूज करते हैं। दोनों इवेंट के जो नंबर है ना साइंटिस्ट, उनका सम करें तो वो टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल निकलना चाहिए, यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट है वो दोनों के दोनों सैंपल पॉइंट इवेंट ए और इवेंट बी के होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे सैंपल पॉइंट अपने यूज हो जाने चाहिए इवेंट ए और इवेंट बी में, पीछे कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा साइंटिस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताऊं आपको, डाइस वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल इजी है। 1 से लेके 6 तक नंबरिंग होती है। साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने जो इवेंट ए है ना, इवेंट ए के अंदर मैं बोल दूं कि 1 से लेके 3 तक नंबरिंग करनी है अपने को, या फिर इसके अलावा और मान लेते हैं कि इवन नंबर मान लेते हैं। इवेंट ए अपने क्या है, इवन नंबर वाली। इवन नंबर कौन सी है, 2 4 6 और इवेंट बी जो मान लेता हूँ साइंटिस्ट, इवेंट बी मान लेता हूँ ओड नंबर वाले। ओड नंबर कौन से हैं, 1 3 5, ये मान लेता हूँ। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए इवेंट ए के अंदर कितने नंबर है, 1 2 3 है। ठीक है, यानी कि सैंपल पॉइंट के अंदर कितने सैंपल पॉइंट के नंबर है। और बी इवेंट जो ओड नंबर वाले, इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट है, 1 2 3, 3 नंबर इसमें है, 3 नंबर इसमें है, यानी कि 3 सैंपल पॉइंट इसके है इवन नंबर के और 3 सैंपल पॉइंट अपने ओड नंबर के हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे साइंटिस्ट, 3 + 3 करेंगे 6, यानी कि अपने पास सैंपल स्पेस के अंदर टोटल 6 सैंपल पॉइंट है, तो वो 6 के 6 सैंपल पॉइंट अपने इसके अंदर यूज हो चुके हैं। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास 3.6 आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी अपने पास 3.6 आएगी। इन दोनों का सम करोगे इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, कोई भी दो इवेंट लेते हैं लेकिन उन दोनों इवेंट के सैंपल पॉइंट्स का सम इक्वल टू सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट के इक्वल आना चाहिए बस, तब उनकी प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब आगे। तब साइंटिस्ट 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.4 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने अपने को दो इवेंट्स दे रखी है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन ए सैंपल स्पेस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, तो अपने को कुछ फॉलोइंग केस फाइंड करने हैं। तो इसके साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लेट मान लेते हैं
अपने पास ए और बी दो इवेंट दे रखे जो कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है कि इवेंट ए और इवेंट बी के अंदर कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को गिवन पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 दे रखी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो इसने 0.5 दे रखी है। तो अब अपने को साइंटिस्ट फाइंड क्या करना है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका देखिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है और, यानी कि प्लस। तो इसके अंदर अपने को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देंगे, इनके बीच में कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है। तो 0.4 प्लस 0.5 करेंगे इज इक्वल टू 0.9। तो साइंटिस्ट दोनों इवेंट्स के होने के चांस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि 0.9 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना आगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए, यानी कि साइंटिस्ट इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको देखिए साइंटिस्ट, मैंने आपको एक केस बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4 प्लस इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.4 करोगे इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.6 है। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे थर्ड केस के अंदर इसने दे रखा है अपने को थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट बी, यानी कि बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो सेम कंडीशन साइंटिस्ट इसके अंदर इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी 0.5 प्लस इवेंट बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो इवेंट बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी अपनी 1 माइनस 0.5 करेंगे इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना। आगे जो साइंटिस्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का अपना लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये साइंटिस्ट कैसे निकालेंगे, इसको सोल्व करने से पहले साइंटिस्ट मैं आपको कुछ यहाँ पे केस नोट करवाता हूँ, वो नोट कर लेना। शायद मैंने आपको पहले भी नोट करवाए होंगे, इसको बाद में करेंगे, पहले थोड़े से 4 केस अपने इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लेना। अपना जो साइंटिस्ट फर्स्ट केस ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट इवेंट, ए इंटरसेक्शन बी नोट इवेंट की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो साइंटिस्ट वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट की निकालनी है, तो अपने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेना है और माइनस के अंदर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी करना है अपने को, जिसके ऊपर नोट का सिंबल नहीं है उसमें से माइनस करना है। और अब इसका साइंटिस्ट उल्टा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपने को निकालनी है यहाँ पे ए नोट इंटरसेक्शन बी, ए नोट इंटरसेक्शन बी। तो साइंटिस्ट जिसके ऊपर नोट नहीं है, बी के ऊपर नोट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से में माइनस करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक जैसे है, जिसके ऊपर नोट नहीं है उसमें से माइनस करना है। आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। इसके बाद में साइंटिस्ट अपना थर्ड केस है। थर्ड केस अपना ऐसे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इवेंट इंटरसेक्शन बी नोट इवेंट, ए नोट इवेंट और बी नोट इवेंट का इंटरसेक्शन करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों के ऊपर नोट दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए बी दोनों के ऊपर इकट्ठा नोट लगा देते हैं। यहाँ पे भी नोट है, यहाँ पे भी नोट का सिंबल है, दोनों के ऊपर इकट्ठा नोट लगा दिया। और ये जो इंटरसेक्शन का सिंबल है ये चेंज हो जाएगा यूनियन में। ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी, ठीक है ना।
दोनों के ऊपर इकट्ठा नोट लगा दिया और इंटरसेक्शन का सिंबल चेंज हो जाएगा यूनियन में। तो साइंटिस्ट इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैंने देखिए आपको पहले बताया था, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। अब ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका मतलब तो ये है ना नोट, ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये अपनी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब इसके बाद में साइंटिस्ट अपना देखिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद में अपना लास्ट केस है। लास्ट केस के अंदर अपने को दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट। तो वही केस करेंगे साइंटिस्ट सेम जैसे हमने इसके अंदर किया था, यानी कि ए और बी दोनों के ऊपर नोट का सिंबल है तो हम इकट्ठा लगा लेंगे, ए एंड बी दोनों के ऊपर इकट्ठा नोट का सिंबल लगा देंगे, और यहाँ पे यूनियन का सिंबल है तो यहाँ पे ये चेंज कर देंगे इंटरसेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। और इसको कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को ए इंटरसेक्शन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो साइंटिस्ट अपनी होती है 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी का यूज करके हमने ये दोनों फाइंड किए हैं। ए इंटरसेक्शन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी। बस ये 4 केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अब इसमें इसी से साइंटिस्ट अपना ये फोर्थ पार्ट निकलेगा। इसने बोल रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके कहने का मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों के ऊपर हम नोट लगा लेंगे और इंटरसेक्शन का सिंबल अपना यूनियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगी अपनी ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने पहले भी फाइंड कर रखी है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड की थी 0.9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 0.9 हो जाएगी। 1 माइनस 0.9 करोगे तो 0.1। ठीक है, तो अपना फोर्थ का हो जाएगा 0.1, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसमें साइंटिस्ट आगे इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है। सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोला कि ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है। ठीक है, इफ पी नोट ए, यानी कि ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो अपने को पी बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट डायरेक्ट इसने जो गिवन सिचुएशन दे रखी है वही नोट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट ए दे रखी है, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.65 दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी कि दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी इसने 0.65 दे रखी है। तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं साइंटिस्ट, जो अपने को सिचुएशन दे रखी है फर्स्ट वाली, इससे सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी अपने को पता है, फॉर्मूला होता है एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नोट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगी 1 माइनस पी नोट ए। पी नोट ए की वैल्यू 0.65 है। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.65 करोगे तो 0.35 हो जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट अपने पास जो ए के होने की प्रोबेबिलिटी 0.35 आ जाएगा। और अपने को ये निकालनी है, इसने सेकंड सिचुएशन के अंदर अपने को दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो साइंटिस्ट ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, जब ए और बी अपने दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है, तो अपने पास डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू इसने दे रखी है 0.65 इज इक्वल टू पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने अभी फाइंड की थी 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो यहाँ से साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगी 0.65 माइनस 0.35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 0.30 आ जाएगा, ठीक है, या फिर हम 0.3 भी बोल सकते हैं। ये अपना साइंटिस्ट सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा।